गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग एलसीआर सर्किट में फेजर सॉल्यूशन मैंने कल बता दिया था। एनालिटिकल चल रहा था लेकिन बीच में मीटिंग ऑफ हो गई थी। करें एनालिटिकल सॉल्यूशन या आता है आपको? बताओ। सर बात ठीक है। मान लो एक एलसीआर सर्किट आपने लिया। दिस इज द इंडक्टेंस, now this be the capacitance and it be the resistance। और यहां आपने कोई वोल्टेज दी है। वोल्टेज में मान के चल रहा हूं Vm sin ओमेगा टी, ओमेगा इज द ओमेगा ड्राइविंग। फेजर सॉल्यूशन में तो हमने क्या किया था, फेजर सॉल्यूशन में एक करंट एज्यूम किया और उस करंट से IL IC ICR सेम थे, तो उससे हमने VL VR और VC लिखे और फिर KVL लगाया। यहाँ जो नॉर्मल काम है वो करना है। मान लो किसी वक्त ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वोल्टेज V, तो करंट ऐसे चला होगा। इंडक्टर में जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, दूसरा माइनस। और हम जानते हैं कि इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है LdI/dt। इस I करंट की वजह से इस समय मान लो कैपेसिटर पे Q और माइनस Q चार्ज आ चुका है, तो ये प्लस माइनस और कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C। और इस I करंट की वजह से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू I × R। अब केवीएल लगाएंगे लेकिन इसमें एक वेरिएबल बढ़ रहा है Q। तो ये करंट I है और ये t टाइम पे चार्ज Q है, तो मैं I को लिख सकता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी आगे। I को भी लिख सकता हूं dQ/dt, जिससे हम अपना एक वेरिएबल कम करेंगे। I को हम लिख पाएंगे dQ/dt। विजिबल है ना ऊपर तक? यस सर। ठीक है। तो देखो अब इसमें मैंने इसमें घूम के केवीएल लगाया। पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का V, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस L × dI/dt, अगली एंट्री प्लस से माइनस Q/C, और अगली एंट्री प्लस से तो माइनस IR और इज इक्वल टू ये आ गया 0। यानी कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह की फॉर्म में अरेंज होगी है L × dI/dt प्लस Q/C प्लस I × R इज इक्वल टू V, और V है V मैक्सिमम × साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल में लाऊं तो सिंगल वेरिएबल है Q। आप जहां भी I है उसकी जगह dQ/dt रख दो, तो फर्स्ट टर्म क्या बनी L × d² Q/dt²। सेकेंड टर्म में ये उठा के ला रहा हूं एक ऑर्डर में लेने के लिए, R × dQ/dt। थर्ड टर्म Q/C इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। ये आपका आया, यहां तक ये आ गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो L से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन बनेगी d² Q/dt² प्लस R/L dQ/dt प्लस 1/LC और इंटू Q इज इक्वल टू Vm/L और इंटू साइन ओमेगा टी। ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल फॉर्म में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ऑर्डर 2 जा रहे हैं यहाँ। अच्छा, ये पहली बात, ये कैसे पता लगाते हैं कि ये इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेशंस दिखा रही है कि अनडैम्प्ड? इस टर्म से अगर सिंगल डिफरेंशिएशन टर्म प्रेजेंट हो तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एनर्जी का लॉस होगा। और ये देखो अगर R0 होता तो ये टर्म गायब हो जाती ना। अगर R0 होता तो ये टर्म गायब हो जाती है ना। तो यानी कि एनर्जी लॉस करवाने का सारा काम कौन करता है? ये वाला R, और कोई नहीं।
एल तो और जगह भी है लेकिन आर केवल यही है। इसका मतलब सारी एनर्जी आर में नष्ट होगी और कहीं नहीं जाएगी। तो ये जो पार्ट है ये बताता है कि एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये फ्री ऑसिलेशन है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ड्राइवन ऑसिलेशन है? ये इक्वल टू में 0 हो तो वो फ्री ऑसिलेशन होते हैं, और इक्वल टू में ये सोर्स आ गया कोई पीरियोडिक सोर्स। इसका मतलब इस इक्वेशन से मुझे दो बातें पहचान में आनी चाहिए। अगर ये है तो ये हमें बता रहा है कि फोर्स्ड या ड्राइवन ऑसिलेशन से, और अगर ये है तो ये हमें बताता है कि कैसे ऑसिलेशन से, डैम्प। अगर कोई आपसे पूछे कि ये इक्वेशन केवल इतनी होती d2q/dt² प्लस 1/L इंटू क्यू इक्वल टू 0, तो वो कैसे, कौन से ऑसिलेशन है? केवल ये टर्म और इक्वल टू 0 होता तो वो कौन से ऑसिलेशन है? अनडैम्प्ड फ्री। एक आपके टॉपिक होगा बुक में एलसी ऑसिलेशन। एक बार मैं आपकी नजर लेके जाऊं इस पे। हाँ, पेज नंबर 255 पे, पेज नंबर 255 पे चलेंगे एक बार किताब में। पेज नंबर 255। यस सर। आपको एक सर्किट दिख रहा है क्या? उसमें कहीं आर दिखा रखा है उन्होंने, आर। ये ना तो उस सर्किट में आर है ना उस सर्किट में ये है, उसमें खाली ये दो चीजें बची, तो उन्होंने ये भी गायब कर दिया, ये भी गायब कर दिया। अब आप उसकी इक्वेशन पहचानो। देखो वही इक्वेशन 7.40 देखिए, दिख रही है बुक में 7.40। यस सर। क्या ये टर्म है उसमें? पहली टर्म है ना, और एक ये टर्म है और इक्वल टू 0 है, तो मतलब वो फ्री ऑसिलेशन है इक्वल टू 0 होने से, और ये अनडैम्प्ड है क्योंकि ये टर्म गायब है। तो अब आप एक बात बता दो, क्या आपको इक्वेशंस पहचानना आ गई है क्या? यस सर। और अगर उस सर्किट में आर और लगा देते और सोर्स गायब कर देते तो कैसी इक्वेशन बनती? आर लगा देते, सोर्स गायब कर देते, ये टर्म आती, ये टर्म आती, ये टर्म आती और इक्वल टू 0 आता, तो उनको क्या बोलते? कौन से ऑसिलेशन है वो? अनडैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ना ना ना, दोबारा बोलो। डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन। आप तब तक, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा एक बार। अभी आया मैं बाहर, तो बता रहा है एक्चुअली ये पेरेंट्स हैं एक बच्चे के 12th क्लास में, तो कोई फी वगैरह देना है उनको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। आप यहां आओ पेज नंबर 247 पे। भाई अब एक चीज तो क्लियर है ना, आपको इक्वेशन से सिस्टम पहचानना आ गया कैसा है कैसा नहीं है, इक्वेशन देख के? हाँ कि ना बताओ? ठीक है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक साइनोसॉइडल सॉल्यूशन होता है, और ये जो वेरिएबल है Q, ये उसी ओमेगा से ड्राइव होगा। ये जो वेरिएबल Q है ये उसी ओमेगा से ड्राइव होगा, लेकिन उसकी अपनी पीक वैल्यू कुछ हो सकती है, उसका अपना फेज कुछ और हो सकता है। तो हम इसका एक सॉल्यूशन एज्यूम करके चलते हैं कि लेट
Q, यहाँ पे वेरिएबल आपका Q है, Q इज इक्वल टू सम Q मैक्सिमम इनटू साइन, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन कुछ इनिशियल फेज अलग हो सकता है, उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने अपना सॉल्यूशन एज्यूम किया है कि भाई इस तरह की इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन हुआ करता है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या क्या होगा, टू फाइंड, मेरा टारगेट कुछ और है, मैं करंट पे जाना चाहता हूं, मैं करंट के मैक्सिमम वैल्यू और करंट का थीटा निकालना चाहता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ गए हो, यहां हम जाना चाह रहे हैं कि भाई ये चीजें, हम तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं एंड ये फेज निकालना चाह रहे हैं, क्या बनेगा क्या नहीं। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, जो आपने सॉल्यूशन माना है वही वापस पुट करके और कंपैरिजन कर लीजिए। इस इक्वेशन में एक तो Q पुट होगा, एक dQ बाई dt पुट होगा और एक d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर पुट होगा। तो Q तो मेरे पास है, Q तो मेरे पास है सम QM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। dQ बाई dt कितना होगा, dQ बाई dt डिफरेंशिएशन करना आता है हमें, साइन का कोस और ये ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा इंटू क्यू एम, और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर कितना होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना है, कोस का माइनस साइन और एक और ओमेगा बाहर आएगा, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू एम। अभी बताओ ये तीन चीजें तैयार है इस इक्वेशन में डालने के लिए, समझ आया? ठीक है, मैंने क्या किया, इन तीनों को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में रखा। भाई आप अगर कोई नोट कर रहे हैं तो थोड़ा साथ साथ करते चलो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, यहाँ जरूरत पड़ेगी जगह की। या मैं सर्किट मिटा दूं, सर्किट तो हो गया आपका, ये आ गया समझ? सर ये बता दो एक बार, ये ओमेगा डॉट क्यू एम कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये ओमेगा कैसे, देखो कैसे डिफरेंशिएशन किया इसका, मैं एक बार आराम से बता देता हूँ। ये हमने dq बाई dt किया, dq बाई dt, qm तो एक कांस्टेंट टर्म है, qm तो ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा d बाई dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या हमने कभी चेन रूल सीखा है डिफरेंशिएशन का? चेन रूल वो क्या कहता है, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टाइम के, जबकि यहां एक बड़ी टर्म आ रही है, यहां एक बड़ी टर्म आ रही है, तो आप उसको कोई नया वेरिएबल मान लो, लेट ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको मैंने u बोल दिया, ओमेगा टी प्लस थीटा को मैंने u बोल दिया। दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आया, dt बाई dt, थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन 0 बराबर du बाई dt। क्या ये समझ आ गया यहां तक? ठीक है, यानी कि dt को मैं लिख सकता हूं 1 बाई ओमेगा इंटू डी यू। बताओ एक बार, बताते चलना, ये क्लियर है भाई? dt बाई dt तो 1 हुआ, ओमेगा बराबर डी यू बाई dt, तो यहां से dt कितना आ गया, dt 1 बाई ओमेगा इंटू डी यू। क्या ये स्टेप क्लियर है क्या? ठीक है, अब आपने ये u पूरा इसमें पुट किया, तो d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, dt की जगह आप लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा डी यू, तो 1 बाई ओमेगा, ऊपर तो d था, नीचे बन गया डी यू, और ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह u साइन u। अब ये डिफरेंशिएशन तो आसान है हमारे लिए, साइन u का विद रेस्पेक्ट टू u क्या होगा, साइन u का विद रेस्पेक्ट टू u क्या होगा बताओ? साइन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, कोस 1 बाई ओमेगा इंटू कोस यू, और u आपने वापस रख दिया, तो ये आपका आ गया 1 बाई ओमेगा इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया। अब अगर ये चीज मैं इसमें पुट करूं, ये चीज मैं इसमें पुट करूं, तो ये आ रहा है क्यू एम
ये क्या हो गया, 1/ओमेगा नीचे कैसे गए, dt की जगह du/ओमेगा रखना था, dt नीचे था तो ये ओमेगा ऊपर जाएगा, dt की जगह 1/ओमेगा du रखा तो ये ओमेगा ऊपर जाएगा, ये ओमेगा जो है ये ऊपर गया, du नीचे रह गया, यानी कि ये इस तरह से आया। इस रूल को हम सीधा कैसे याद करते हैं, चेन रूल को, जैसे आपको ये डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्यूएम तो कांस्टेंट है, बाहर रखो इसको ढक लिया एक बार, इसको हमने ढक लिया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो वो लिख दिया कोस ऑफ दैट थिंग, और फिर जो भी ये ढका है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा होगा, वो पीछे मल्टीप्लाई किया। क्या चेन रूल क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, तो हमने यहां से दो चीजें तैयार की थी उस चेन रूल की मदद से। एक तो मैंने dq/dt निकाला, dq/dt आया ओमेगा इंटू क्यूएम इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। एक आपका d²q/dt² आया ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यूएम -7 लगेगा। हाँ भाई, ये डिफरेंशिएशन सभी को क्लियर है, ये तीन चीजें, ठीक है। अब हम इनको इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में। मैं सर्किट हटा रहा हूं यहां से, इस इक्वेशन में आपने पुट किया, ये सॉल्यूशन को इसी तरह से लेके आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहले कुछ एज्यूम किया फिर वापस पुट किया। d²q/dt² की जगह है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यूएम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो आया d²q/dt² प्लस r/l इंटू dq/dt, तो वो आपने फिर दोबारा रखा यहां, तो r/l और dq/dt आपका है ओमेगा इंटू क्यूएम इंटू कोस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 1/LC इंटू क्यू, d²q ये हमने वहां पुट किया, प्लस 1/LC इंटू क्यू, ये आपका आया प्लस 1/LC और इंटू क्यू, क्यू आपने माना था तो ये क्यूएम ऊपर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा और इक्वल टू Vm/L इंटू साइन ओमेगा टी। एक बार बताओ ये कैसे हमने पुट किया है, क्या ये समझ आ गया कि नहीं आपको? हाँ भाई बोलो। सर ये स्लाइड में से नहीं दिख रहा कंप्लीट। एक मिनट, अब दिख रहा है? यस सर। देखो, हमने इस इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज पुट की हैं और कुछ नहीं किए। क्लियर हो गया ना अब तो सभी को? यस। इधर की साइड से मैंने QM इंटू ओमेगा कॉमन लिया, इधर की साइड से मैंने QM इंटू ओमेगा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अंदर? एक एक टर्म को हम देखते चले, एक एक टर्म को। देखो, QM इंटू ओमेगा कॉमन लिया तो पहले मैं ये वाली टर्म देख रहा हूं, ये अच्छा L भी कॉमन ले लो, QM इंटू ओमेगा बाई L कॉमन ले लिया। पहले मैं ये वाली टर्म देख रहा हूं, क्या बचेगा इस टर्म में? या चलो एक एक करके चलने दो सारी। इस टर्म में से QM ओमेगा बाई L कॉमन आ गया तो क्या बचा? एक तो R बचा, एक कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। बताइए, फर्स्ट पार्ट आया समझ? ठीक है। सेकंड ये आओ, इस पे आप आओ, इसमें देखो क्या क्या बचेगा। QM बाई L गया, ओमेगा था नहीं तो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा था नहीं तो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो QM बाई ओमेगा L तो कॉमन आया, प्लस 1/ओमेगा C इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। बताओ ये सेकंड टर्म आई क्या समझ? यस सर। और थर्ड टर्म में L नहीं था तो L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो QM ओमेगा बाई L तो गया, एक ओमेगा बचा और एक ऊपर L बचेगा, तो माइनस ओमेगा L
और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आपकी चीजें बची और उधर चल रहा है Vm/L इंटू साइन ओमेगा टी। अभी बताओ क्या अभी ये समझ आ गया क्या? यस। अब इसमें कुछ दो स्पेशल चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक तो ये और एक ये 1/ωc क्या होता है? 1/ωc XC एंड ओमेगा इंटू एल क्या होता है? XL। तो ये इसमें वैल्यू पुट किया हमने, तो ये बना QM इंटू ओमेगा बाई एल R इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस इन दोनों में से अगर मैं साइन कॉमन ले लूं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मैंने कॉमन लिया, तो यहां बचेगा XC माइनस XL दैट इज इक्वल टू Vm/L और इंटू साइन ओमेगा टी। हाँ भाई बताओ, ये वाली बात आ गई है समझ? यस। अब हम एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते थे, अगर आपको ध्यान हो, इम्पीडेंस डायग्राम, ये R, ये X होता था XC माइनस XL या XL माइनस XC, ये Z और ये एंगल कोई भी फाई। क्या ये बनाते थे कि नहीं हम ये वाला डायग्राम रिजल्ट्स लाने के लिए, है ना? तो अब इसका यूज करो, इसमें इसका यूज करो। ये Z क्या है यहाँ? हाँ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इसको मैं मिटा के X लिख दूं इसी स्टेप में, या एक स्टेप और बढ़ाऊं? बताओ। इसी में लिख दो सर। ठीक है, देखो ये मैंने लिखा X, यहां R है, यहां X है। आप R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर से डिवाइड किया तो साथ में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर था क्या? Z था। अभी बताओ क्या ये वाला स्टेप क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर से डिवाइड भी किया, ये स्टेप किया। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका बन रहा है QM ओमेगा Z/L। हाँ भाई, ये बताओ R/Z, यहां से देख के बताओ R/Z क्या है उस ट्राइंगल में? R/Z है ना, ये R/Z क्या है उस ट्राइंगल में? कोस फाई। तो एक टर्म तो आपकी है कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा और एक टर्म है कोस फाई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। और बताओ X/Z क्या है? X/Z उस ट्राइंगल से साइन फाई बराबर चल रहा है Vm/L इंटू साइन ओमेगा टी। चलो ये स्टेप आया समझ? देखो एनालिटिकल मेथड पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है, मैथमेटिकल। फेजर याद रखना आसान होता है, इसको रिवाइज करके जाना चाहिए कि कैसे हुआ है, देखना चाहिए। ये L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बीच में बताओ ये क्या बना? ये पूरा एक इकट्ठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है आपको? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। बताओ कोस ऑफ ए माइनस बी। तो मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये QM इंटू ओमेगा इंटू जेड इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी, तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव बराबर उधर चल रहा है VM इंटू साइन ओमेगा टी। ये बताओ ये वाला स्टेप क्लियर हुआ क्या? क्या किया आपने? सर फिर से बता दो। मैं कह रहा हूं ये स्टेप, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, तो ये फिर से A है,
और ये बी है। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ऑफ ए माइनस बी। तो आप बताओ ये मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? हाँ भाई बोलो, बताओ क्या ये समझ आया क्या, कैसे लिखा है? ये सर ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने बनाया। अब कुछ कंपैरिजन करने लायक बनना है इधर और उधर। जैसे उधर साइन है तो इधर भी कुछ साइन वाली टर्म ही हम बनाए, इस तरह का ही काम करें। कैसे करें ये चीज? ये जो बाहर पीक वैल्यू है ये तो मैंने अलग की, QM इंटू ओमेगा इंटू जेड। उसमें जो पीक वैल्यू है वो चल रही है आपकी VM। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इधर कोस है और उधर साइन है, इन दोनों को रीअरेंज कैसे करें कि ये भी कंपेयर हो सके? इधर कोस है और उधर साइन है। यहां पे देखो, यहां पे ये है ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, ये है ओमेगा टी तो उधर भी दिख रहा है, ओमेगा टी तो उधर भी दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं इससे कंपेयर कर सकूं। तो क्या मैं उसको ये लिख सकता हूं क्या, कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू? एक बार ये बताओ क्या ये और ऊपर वाला सेम है? देखो, कोस में से माइनस बाहर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है हमें। कोस में से माइनस बाहर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना ये चीज। तो कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कोस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। भाई मैंने पहले तो इसको ये लिखा कोस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, लेकिन मुझे इससे कंपेयर करना है तो मैंने इसका माइनस बाहर निकाल लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बना ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू। अभी बताओ कंपैरिजन के लायक बन गई ये इक्वेशन आपकी? तो ये वैल्यू तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि QM इंटू ओमेगा इंटू जेड दैट इज इक्वल टू VM, एंड ये वैल्यू वो आगे वाले के बराबर है, थीटा माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। आप लोग लिख तो रहे हैं ना, नोट तो कर रहे हैं ना अपनी कॉपी में? ठीक है, यहां तक नोट कीजिए कि ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ताकि हम करंट लिखने की तरफ फिर आगे बढ़ पाए। अब एक बार वो करंट वाली इक्वेशन सोचो जो आपने एक डिफरेंशिएशन करके dq by dt लिखा था। आपने dq by dt क्या लिखा था एक डिफरेंशिएशन के बाद, जो पुट की थी वापस वैल्यूज? बोलो। कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या आपने ये लिखा था कि नहीं? ठीक है, dq by dt करंट होता है, यही तो पुट किया था हमने उसमें। यानी कि I इज इक्वल टू, अच्छा QM इंटू ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल के लाओ। QM इंटू ओमेगा कितना है? QM इंटू ओमेगा कितना है यहाँ? VM बाई जेड। तो ये बाहर तो बना VM बाई जेड, समझ आया? I की मैक्सिमम वैल्यू दिख गई हमें? बाहर तो बन गया VM बाई जेड, और अंदर और देखो, अब इसको अंदर क्या चल रहा है, कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ, यहां से देखो थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा माइनस पाई बाई टू, और प्लस क्या चल रहा है आपका फाइव। क्लियर हुआ कि नहीं है? माइनस पाई बाई टू एंड प्लस फाइव। तो मेरे पास करंट की एक ऐसी इक्वेशन बन के आ गई है कि करंट इस तरह से होगा। अगर मैं इसको साइनोसॉइडल फॉर्म में अरेंज करके ही अपना देख लूं तो मैं ये मिटाता हूं यहां, बस ये हो गई सोल्व। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू
Vm बाई जेड, ये तो है इसकी पीक वैल्यू, वेयर जेड क्या था, जेड हम बता के आ रहे थे शुरू में, जेड हमने किसको माना था ट्रायंगल बना के, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोस में से माइनस बाहर निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने माइनस बाहर निकाला तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, विजिबल है ना इधर तक, तो यहां तक, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि मेरे पास इक्वेशन आई इज इक्वल टू सम आई मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, थीटा वीटा गायब हो गया और वो फाई आगे जो आपने इंपीडेंस डायग्राम में माने थे, ये आपका आई आया। अब अगर मैं इस रिजल्ट को उसी ट्रायंगल से ढंग से दिखाऊं, क्या आप ये ऊपर का नोट कर चुके हैं, बिठाऊं ताकि मैं इसे कुछ, यस सर। देखिए मेरे पास ये इक्वेशन बनी कि अगर आपने वोल्टेज अप्लाई की थी Vm साइन ओमेगा टी, तो इस RLC सर्किट में जो करंट आया I, इट इज कमिंग आउट टू बी Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 नोट 5, वेयर Im and phi they are given by impedance डायग्राम। कैसे दिए जाते हैं इंपीडेंस डायग्राम से, वो मैं यहां दिखा देता हूं। फाइनली इनका रिजल्ट जो बना है, देखिए ये है, ये इंपीडेंस डायग्राम था, ये आर था, ये एक्स था जो होता है मोड ऑफ एक्स माइनस एक्सएल, और ये आपका जेड होता है, और ये आपने एंगल माना था फाई, उस थीटा का तो कोई लेन देन ही नहीं है, फाई बन गया था हमारा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो जेड तो आ रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फाई इससे निकलेगा टेन फाई से, तो फाई आपका हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई आर। तो अभी बताओ क्या ये क्लियरली समझ आ गया कैसे निकाला हमने? यस सर। वैसे कौन सा मेथड आसान है, फेजर की एनालिटिकल? फेजर तो डायग्राम के तरीके से चलता है, तो वो तो हमारे दिमाग में रहता ही है। एनालिटिकल मेथड में जो मैथमेटिकली अच्छे हैं ना, अब आप तो जैसे मान लो मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको दिक्कत भी आती है इन चीजों में, भाई कौन सा स्टेप है। जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, उनके लिए नॉर्मल सी बातें हैं, तो उन्हें तो दोनों ही बराबर लगते होंगे। लेकिन चलो ठीक है, फेजर वाला एक अच्छा मेथड है जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सा रहता है। अब बताओ एनालिटिकल और ये दोनों पार्ट आ गए हैं समझ? यस सर। मैंने कल आपके लिए वो फेजर मेथड पे एक दो वीडियो शेयर किए थे आपसे, है ना। अब आप पूरे दिन, मुझे नहीं पता कि वो देखते हो नहीं देखते हो, लेकिन वो लास्ट ईयर आपको ही पढ़ाया था उसमें, और किसी को नहीं, आप लोगों को ही पढ़ाया था। वही वीडियोस थे सेम, कि उसमें किस तरह से LCR का फेजर सॉल्यूशन है वो सब करवाया गया। चलो अब ये बताओ, AC में जैसे अगला जो पार्ट है रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, एंड लास्ट आता है ट्रांसफॉर्मर। क्या ये पढ़ रखा आपने कि ये पढ़ाना है, ये बताओ मुझे रेजोनेंस के बारे में। पढ़ रखा है सर। ठीक है, क्या क्या क्या? अरे दोबारा बोलो, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, क्या कह रहे हो? सर रेजोनेंस वाला करवा दो। रेजोनेंस वाला करवा दूं? यस सर। तो इसमें ना एक देखो, पहले अभी तो मैं आज तो आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज इतना ही टाइम बचा है हमारा। ये आप बुक में देखिए पेज नंबर 248 पे, बुक में देखो पेज नंबर 248 पे। रेजोनेंस तो एक सिंपल सी चीज है, लेकिन उसकी शार्पनेस हमें ढंग से पढ़नी आनी चाहिए कि उसमें शार्पनेस वाली बात क्या है।
और ये जो मैंने आज एनालिटिकल मेथड बताया है, एक बार इसे अपने आप करके देखना, मेथड आपकी समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब बिना बुक की हेल्प के, नोटबुक की हेल्प के अपने आप एक बार ट्राई करना, एक दो बार लिखोगे तो ये परमानेंट ही हो जाएंगे आपके। रेजोनेंस क्या कहता है, सुनो, आपका ये आरएलसी सर्किट है, ये जो आपने तीन चीजें इसमें लगाई, अब यहां जो करंट चलेगा उसका ओमेगा तो इसके ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा ड्राइविंग में बोल रहा हूं इसे, करंट को ड्राइव तो ये ओमेगा कर रहा है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप एलसी ऑसिलेशन अलग से देखेंगे, जो मैंने आपको एक टॉपिक बुक से बताया था, तो उसमें देखोगे तो पता लगेगा कि अगर खाली एल और सी अलग होते और बाहर से कोई सोर्स ना आया होता, तो इस सिस्टम में ऑसिलेशन की, करंट के ऑसिलेशन की एक नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो निकलेगी 1/√LC। वो आप उस टॉपिक से देखेंगे। इस सिस्टम की जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ओमेगा नेचुरल इज 1/√LC फॉर स्मॉल आर। आर में कमी मान रहा हूं, नहीं तो डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी। फॉर स्मॉल आर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो जो ऑसिलेशंस होंगे उनमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। और ये चीज मुझे लगता है +1 क्लास में भी एक बार आई थी। +1 क्लास में जब हम SHM पढ़ रहे थे तो एक भूकंप वाला एग्जाम्पल दिया था, अर्थक्वेक वाला। किसी इलाके में अर्थक्वेक आता है, एक जैसी अच्छी सी बनी हुई बिल्डिंग्स में से भी एक गिर जाती है, एक रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों ठीक सी बना रखी थी, लेकिन वही भूकंप आ रहा है, एक बिल्डिंग गिर जाती है और एक ठीक रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर बिल्डिंग की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, हर बिल्डिंग की। भूकंप की एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी, जिस बिल्डिंग के साथ भूकंप की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई उसमें जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो ज्यादा हो जाएंगे और वो बिल्डिंग गिर जाएगी। बताओ, समझ आ रहा है क्या ये भूकंप का क्या चक्कर है, किस तरह से कुछ बिल्डिंग गिरती है, कुछ नहीं, है ना? और यूं ध्यान आ रहा है, ये एग्जाम्पल हमने कभी कभी लिया था +1 में भी इस तरह का। और रेजोनेंस तो यार मुझे याद आता है, आप लोग मेरे साथ लैब में गए थे एक दिन, +1 में गए थे कि नहीं गए थे? और आपने वो कुछ लेंस में अलग अलग मेजर करके एक थ्रेड से वहां पे हैंग की थी, और फिर हमने देखा था वहां तो रेजोनेंस का एक अच्छा सा नजारा पेश हुआ था, याद है ना वो चीज? हाँ। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसा क्यों होगा, कि क्यों इसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो आपने पढ़ा कि आई मैक्सिमम होता है Vm/Z, और Vm/Z, Z होता है √R² + X², और X होता है ये तो R² + X को आप लिख सकते हो XC 1/ओमेगा ड्राइविंग C माइनस XL ओमेगा ड्राइविंग L²। बताओ, ये वाला स्टेप समझ आ गया? ठीक है। अगर आप IM को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको Z को मिनिमम करना होगा, Z को मिनिमम करना चाहते हैं तो X को मिनिमम करना होगा, और एक होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। ये मीटिंग पूरी होने वाली है, जस्ट 1 मिनट बची होगी, आप फटाफट इधर देखो। होल स्क्वायर की ये वैल्यू 0 होती है, तो 1/ओमेगा ड्राइविंग C ये इसके बराबर हो जाएगा, और यहां से आप निकालोगे तो ओमेगा ड्राइविंग 1/√LC ही आएगा, जो कि इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। तो क्या रेजोनेंस क्या होता है, क्या ये समझ आ गया है? अब इसकी शार्पनेस वगैरह हम कल डिस्कस कर लेंगे, अगर ये बीच में मीटिंग गई है तो। थैंक यू।